नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा की जश्न की तैयारी, उत्तराखंड में भी होंगे कार्यक्रम। विपक्ष की सलाह, जश्न की बजाय जनहित के मुद्दों पर सरकार दे ध्यान। बीपीएल कार्ड धारकों के हित में मंत्री रेखा आर्य का बड़ा फैसला, पात्र लोगों को ही मिलेगा राशन, फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी सरकार, तो कांग्रेस नहीं छोड़ रही कोई मौका। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार पर सियासी वार। और चारधाम यात्रा में डॉक्टरों की ड्यूटी लगने से स्थानीय मरीजों को हो रही परेशानी, लोहाघाट अस्पताल में डॉक्टरों का टोटा, बिना इलाज घर लौटने को मरीज मजबूर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा पूरे देश में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की रूपरेखा तैयार कर रही है। उत्तराखंड में भी कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है और विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन है, उसके लिए देखिए आप ये रिपोर्ट। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए 8 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मोदी सरकार के 8 साल के सफल कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में भाजपा कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है और उत्तराखंड में भी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर बतौर प्रभारी की नियुक्ति किसी केंद्रीय नेता को दी जानी है। प्रदेश स्तर और जिला स्तर के साथ मंडल स्तर पर भी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के सफल कार्यकाल को लेकर प्रदेश में सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने पर 1 जून से लेकर के 15 जून तक हम गरीब कल्याण, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक होंगे। उसमें जो गरीब कल्याण की जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के संगठन बूथ स्तर पर जाएगा और जिन लोगों को लाभ मिला उनको इस बात से अवगत करवाएगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ आपको मिला है, और जो लोग उससे बचे हैं और जो पात्र लोग हैं उनको भी उस योजना का लाभ मिले, ऐसा प्रयास संगठन करेगा। बीजेपी जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के 8 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा भले ही जश्न मना ले, लेकिन बीजेपी को उन मुद्दों की ओर देखना चाहिए जिनसे देश की जनता इस समय परेशान है। तो पहले स्पष्टीकरण दे भारतीय जनता पार्टी कि ये जश्न का माहौल है या देश आज विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है जिसमें देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि जश्न मनाने की आवश्यकता है। बीजेपी के पास जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वहीं कांग्रेस उसी चेहरे से परेशान जरूर नजर आती है। हालांकि देश की जनता के वोट की ही ताकत का असर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 8 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे में जनता को भी बड़ी उम्मीदें हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में मंत्री रेखा आर्य ने बनबसा से वर्चुअली खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य सचिव और आयुक्त सहित सभी जिलों के जिलापूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को पात्र को हां, अपात्र को ना मुहिम के तहत अभी तक विभाग ने क्या कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट मांगी है। रेखा आर्य ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी राशन डीलरों की दुकान पर राशन की लिस्ट लगाना अनिवार्य है, जिसमें पात्र और अपात्र के मानक सहित 1967 टोल फ्री नंबर की जानकारी देनी होगी। जो लोग बीपीएल कार्ड धारकों की सूची में नहीं आते और बावजूद इसके राशन कार्ड बनाकर सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा।
जी हां, मंत्री रेखा आर्य के लिए गए इस फैसले की सराहना हो रही है। बस जरूरत है तो फैसले को धरातल पर उतारने की। ये रिपोर्ट देखिए आप और समझिए। उत्तराखंड में बीपीएल श्रेणी में न होकर भी कार्ड धारक बनकर जो सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ अब धामी सरकार एक्शन लेगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने ऐसे अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों को सख्त चेतावनी दी है, जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं और बावजूद उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने 31 मई तक ऐसे अपात्र लोगों को राशन कार्ड लौटाने की चेतावनी दी है, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य की माने तो प्रदेश भर में 2000 से ज्यादा अपात्र लोगों ने अपने बीपीएल के राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। 31 मई अंतिम समय है। मेरा सबसे अपील है, मेरी एक कोशिश है, गरीबों को उनका हक दिलाना। खाद्यान्न उनका अधिकार है। उनके हक में यदि कोई भी किसी प्रकार के हकमारी करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और 31 मई के बाद में हम एफआईआर का अभियान चलाएंगे और ऐसे लोग जो पाए जाएंगे जिन्होंने अपने आप से सरेंडर नहीं किया, तो हम लोग ऐसे अपात्र लोगों से रिकवरी भी करेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेंगे। मंत्री रेखा आर्य के लिए गए इस फैसले के बाद से अपात्र राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है, तो खाद्य विभाग की तरफ से बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। 1967 नंबर पर कोई भी अपात्र व्यक्ति अपना राशन कार्ड कटवा सकता है। हमारे चैनल की पड़ताल करने पर मंत्री रेखा आर्य ने खुद हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल के फोन से पत्रकार बनकर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर जानकारी जुटाई। तो इसमें शिकायतें आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं? को लेकर शिकायतें आई हैं राशन कार्ड को लेकर। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि भाई इतनी शिकायतें आई हैं, तो मैं बस थोड़ा सा जानकारी चाह रही हूँ। तो इसमें शिकायतें आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं? शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, तो मतलब नाम सहित आ रही है, अननोन करके आ रही है? हाँ, नाम सहित आ रही है, अननोन होके आ रही है शिकायत करता? नहीं मैम, नाम सहित आ रही है, नाम भी बता रहे हैं पर हम केस रकम को रखने के लिए। हाँ, अच्छा। तो कितने अपने पास आ गई शिकायत? तो मैम अभी तक मैम 24-25 शिकायतें आ गई मैम, जो बात के बारे में बताई गई है। 24-25 या 2400-2500? नहीं मैम, 24-25 बात हमारे पास आई है अभी। अपात्र राशन कार्ड धारकों पर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद राशन डीलरों के पास भी बड़ी तादाद में लोग बीपीएल का राशन कार्ड सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, लेकिन राशन डीलर उन्हें सीधे जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भेज रहे हैं। हमारे यहाँ राशन कार्ड आ रहे हैं जो अब पहले गरीबी में थे, अब अमीर हो गए हैं, तो उनका वो कैंसिल करवाने के लिए सफ़ेद कार्ड आ रहे हैं। उनको मैं सीधे बोल रहा हूँ कि आप लोग वहाँ चले जाओ जिस ऑफिस में, वहाँ से कैंसिल करवा लो, अपना पीला बनवा लो या जो भी करना है कर लो। ऐसा है कि अगर कोई किसी को लगता है कि अगर कोई पात्र नहीं है तो वो लोग भी दूसरे के बारे में बता सकते हैं कि वास्तव में कि फिलहाल जो व्यक्ति है या ये कार्ड धारक हैं ये इस श्रेणी में नहीं आते, तो उसके खिलाफ भी जांच करी जाएगी। ऐसा टोल फ्री नंबर 1967 है जिस पर कि कोई भी लोग अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सकते हैं। तथा अभी ये है कि 31 मई तक वॉलंटरली भी जो है लोग अपना समर्पित कर सकते हैं कार्डों को, है ना। उसके बाद अगर कोई नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई करी जाएगी। प्रदेश में जो लोग बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं और उनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको लेकर जो खाद्य मंत्री रेखा आ रही हैं वो सख्त नज़र आ रही हैं और उन्होंने 31 मई तक ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि वो अपना राशन कार्ड सरेंडर करा दें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार रेखा आर्य की जो सख्ती है उसके बाद कितने राशन कार्ड धारक बीपीएल के जो हैं वो अपना कार्ड सरेंडर करते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब तक जहां यात्रा में अव्यवस्था देखने को मिल रही थी, वहीं अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से तय कीमतों से ज्यादा दामों पर वसूली की खबरें चर्चा में आई हैं। इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान भी लिया। सतपाल महाराज ने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने पर्यटन मंत्री से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में चारधाम जो यात्रा है वो अपने पीक पर है और जो तय संख्या उससे ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है जगह जगह पर। पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, किस तरीके से अब आप स्थिति को देख रहे हैं और लगातार अब नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है कि हम जब मैदानी इलाके से हम जब पहाड़ की तरफ आते हैं तो स्वास्थ्य पर रिवर्स एक्शन होता है।
हमें देखना चाहिए कि हम आराम से सोते हुए यात्रा करते हुए करें, रेस्ट करें, ताकि बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, हमारी बॉडी का क्लाइमेटाइजेशन हो। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को कह रहे हैं। और जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाते हैं तो थोड़ी अव्यवस्था फैलेगी, हम वो नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह कर रहे हैं और सभी लोग जाना चाहते हैं। आपको पता ही है, कुछ तो बिना रजिस्टर करे हुए पहुँच रहे हैं, तो ऐसे लोग तो लौटाए जाएंगे। तो सबसे मेरा आग्रह है कि चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। लेकिन किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार पहले से ये मान के चल रही थी कि जो यात्रा है इस वर्ष ठीक चलेगी, तो प्रदेश की आर्थिकी के लिहाज से आप किस तरीके से? यात्रा हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है। यात्रा का हमारा एक्सपीरियंस है, कई यात्रा हो चुकी हैं, रिकॉर्ड भी कायम हो चुके हैं, यात्रा में कोई कमी नहीं है। पर इस समय क्योंकि मैदानी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और यात्री एक तरफ मुड़ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा देखना होगा। रजिस्ट्रेशन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पर जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सबके सब वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि लोग रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करें। डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें और जो मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन है उसका ज़रूर पालन करें। क्या आपको लगता है, कल आपने निर्देश दिए हैं, खासकर जो खाने के रेट हैं या वाहनों के रेट हैं, कोई ज़्यादा वसूली अगर करता है तो उसके लिए आपने दोनों डीएमओ से बहुत सख्ती के आदेश मैंने दिए हैं। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं। कुछ लोग ओवर चार्ज कर रहे थे बद्रीनाथ से माणा जाने के लिए, तो उसको भी हमने हिदायत दी है कि उस पर सख्ती करें। सख्ती निश्चित रूप में होगी और मैं समझता हूँ किसी का भी एक्सटॉर्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चारों धामों के कपाट खुल गए, लेकिन अब जब हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर क्या कुछ निर्देश आप दे रहे हैं? कैसे जाम की स्थिति को कंट्रोल ऋषिकेश से करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेमकुंड साहब का अलग ही डायरेक्शन है उसकी, और वहाँ पर उनके गुरुद्वारा के पूरे प्रबंध हैं। उनसे भी हमारा परामर्श हुआ है, वो भी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोगों को ले जाएंगे। एक लास्ट सवाल ये कि जून का महीना है और जून में ज़्यादा यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे भी और मानसून भी दस्तक दे देता है। ऐसे में सड़कों की स्थिति बेहतर हो, इसको लेकर आपने क्या कुछ निर्देश दिए? खासकर पीडब्ल्यूडी, हमने पीडब्ल्यूडी को कह दिया कि 16 जून से पहले सारी हमारी जो नालियाँ हैं वो साफ़ करवा दी जाएँ, जिससे कि पानी लॉगिन ना हो, सड़कें ख़राब ना हो। पूरी हिदायत हमने दे दी है। जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है वहाँ जैसे भी हमारी तैनात हैं, ताकि सड़कों को खोला जाए। कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए पूरे हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं पूरी तैयार हैं। लास्ट सर, सवाल ये है कि केदारनाथ में खासकर बड़े तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये करिश्मा तब देखने को मिल रहा है क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पहुंचे हैं वो एक रात रुके हैं। क्या आपको लगता है कि केदारनाथ जो है अब विश्व में भी उसकी पहचान होगी? मोदी जी, निश्चित रूप में वो एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन बन गया है केदारनाथ, और हमारे शिखर के ऊपर भगवान विराजमान हैं, तो अपने लिए, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात्रि निवास करके वहाँ की जो हट्स हैं वो आज बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा, लंबी बुकिंग हो चुकी है उनकी। लोग वहाँ यात्री आकर के विश्राम कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि जो लोग केदारनाथ और चार धाम की यात्रा कर रहे हैं वो विश्राम करते हुए यात्रा करें, बॉडी पर एक्सर्ट ना करें, और डॉक्टर से निश्चित रूप में परामर्श करते हुए ही यात्रा को प्रारंभ करें। ये मेरा निवेदन है। तो ये पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस बार की जो यात्रा होगी वो रिकॉर्ड होगी और पहले के जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो सारे इस बार टूटने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष डिम्बवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार यात्रा में सभी सुविधाओं को लेकर विफल साबित हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से ही श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ये बात कही है कि सरकार चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के प्रति गंभीर नहीं है। यही वजह है कि आज इस तरीके का जो माहौल है, उनकी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, ना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ना एम्बुलेंस अवेलेबल है। सड़कों की स्थिति ये है कि अभी जोशीमठ के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो किया जा रहा था, उसके टूटने की वजह से कई हजार यात्रियों को वहाँ रोकने का कार्य किया गया है। पानी की व्यवस्था है और लोग जो घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, 2-2 दिन इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए रैन बसेरी की भी व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से देवभूमि को शर्मसार करने वाले ये आंकड़े हैं कि चारधाम यात्रा पर लोग आ रहे हैं देवभूमि और उनमें 39 लोगों की मृत्यु हो जाना सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक आंकड़े हैं।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के नैनीताल रोड और नगर निगम के पास से निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर कवरिंग को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहित नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में नहर कवरिंग कर उसके ऊपर पार्किंग बनाए जाने और नगर निगम के बगल से जा रही नहर को कवर करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को नहरों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में कई निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों का भी निरीक्षण किया, जहां पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात कही गई है। देखिए, आज का जो इंस्पेक्शन था ये मेनली पार्किंग और जो ट्रैफिक से रिलेटेड था। पहले जो इंस्पेक्शन हुआ था नगर निगम से जो नवाबी रोड को रास्ता जाता है उसकी वाइडनिंग प्रस्तावित है। ये काम पीडब्ल्यूडी का है इसमें, लेकिन उनका जो काम है पीडब्ल्यूडी का उसमें से 6 करोड़ रुपए इरिगेशन को मिले और उनको नहर को डाइवर्ट करते हुए इस काम को शुरू करना है। 27 तारीख से डाइवर्जन का काम शुरू होगा और पैरेलली इसमें नहर कवरिंग का भी काम शुरू होगा। लोहाघाट में उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी होने से मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम बदलने की वजह से अस्पतालों में बुखार के मरीज ज्यादा हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएमएस डॉक्टर जुनैद भी मरीजों को देख रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर सीएमएस ने बताया कि कई डॉक्टर और फार्मासिस्ट चारधाम यात्रा और पूर्णागिरी मेले में ड्यूटी पर तैनात हैं। इस वजह से मरीजों को ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हमारे डॉक्टर जो है वो चारधाम यात्रा पे गए हुए हैं। अभी हमारे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश हैं, 1 तारीख से उनकी भी चारधाम यात्रा है। पूर्णागिरी ड्यूटी भी चल रही है और यहाँ पर डॉक्टर्स के एग्ज़ाम है 20 तारीख को, शायद उसकी भी छुट्टी ले रखी है। सब लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे ही आ जाएंगे सुचारू हो जाएगी व्यवस्था। अभी कुछ डॉक्टर कम है तो आजकल मैं भी ओपीडी देख रहा हूँ। लोहाघाट में आशा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पदाधिकारी मनोज जोशी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीएम धामी से मिलने गई आशा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पदाधिकारी मनोज जोशी ने अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद से आशा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजाल जी का अपमान हुआ है। हम आशा कार्यकर्ती सब वो हमारा संगठन से गई थी तो अपनी मांग को लेकर गई थी, लेकिन बीजेपी नेता मनोज जोशी ने उनका अपमान किया और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मना कर दिया। हम आशा संगठन से सभी आशाओं का ये है कि उनको कड़ी से कड़ी मतलब सजा मिलनी चाहिए। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील संबंधित सभी विभागों को मौजूद होने के निर्देश दिए गए। कुछ विभाग ऐसे रहे जिन्होंने लक्सर उपजिलाधिकारी के दिशा निर्देशों को दरकिनार किया और तहसील दिवस में उपस्थित नहीं हुए। उपजिलाधिकारी ने ऐसे विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही तहसील दिवस में कुल 22 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 17 शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 22 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ विभागीय अधिकारी तहसील दिवस में अनुपस्थित हैं। उनके अनुपस्थिति का कारण और किस वजह से उपस्थित नहीं हुए, इसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी आख्या यहाँ से प्रेषित की जाएगी। रोड का मैटर है, चक रोड का। मैंने चक रोड की दरखास्त दी थी, आदेश भी करवाए थे एसडीएम साहब के, ना कोई और चक रोड छोड़ने को तैयार है और उसने अपने खेत में बाहर रखे है। और आज बात करेंगे इतिहास रचने वाली खबर की। भारत की भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है और याद दिलाई 1983 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के दौर में जीते गए उस पहले विश्व कप की, जो 74 साल बाद भारतीय बैडमिंटन टीम के युवा खिलाड़ियों ने जीता। टीम में मौजूद सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं। उन्हीं सब में से एक उत्तराखंड के लक्ष्य सेन की करेंगे बात। लक्ष्य ने इंडोनेशिया के ओलंपिक मेडलिस्ट गिटिंग को लगातार 2 सेटों में मात दी है। ये रिपोर्ट देखिए। What a performance by the 20-year-old Lakshya Sen. थॉमस कप को जीतने का सपना आखिरकार 74 सालों बाद पूरा ही हो गया। इतिहास रचने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम में मौजूद सभी खिलाड़ी एक से बढ़कर एक थे, जो अपने करियर की शुरुआत से ही थॉमस कप को हासिल करने का सपना देख रहे थे। और भारत भी 74 सालों से इस कप का इंतजार कर रहा था, जो आखिरकार पूरा हो गया। थॉमस कप को जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम में एक नाम लक्ष्य सेन का भी शामिल है।
लक्ष्य सेन मैच के पहले सेट में 9-21 से हार गए थे, लेकिन हार से मायूस न होकर कामयाबी के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मैच में उन्होंने शानदार वापसी की। जोरदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया के ओलंपिक मेडलिस्ट गिटिंग को 21-17 और 21-16 से लगातार 2 सेट में हराकर मैच अपने नाम कर दिया। From a 4-point deficit at the change of ends. What a performance by the 20-year-old Lakshya Sen. Well, that is quite remarkable. उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थॉमस कप को जीतने का आधार बने लक्ष्य सेन मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। लक्ष्य का पूरा परिवार ही बैडमिंटन को समर्पित है। उनके दादा CL सेन जिला परिषद की नौकरी करते थे। दादा ने सिविल सर्विसेज में रहते हुए राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कई खिताब अपने नाम भी किए। लक्ष्य सेन के पिता DK सेन देश के उम्दा कोचों में शुमार हैं। पहले वे साई के कोच हुआ करते थे, लेकिन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए पिता ने साई से VRS लिया और पूरा परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। यहाँ प्रकाश पादुकोण एकेडमी में लक्ष्य सेन और उनके बड़े भाई चिराग सेन ने शटलर बनने की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्य सेन के बड़े भाई चिराग सेन भी शटलर हैं। वो भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। चिराग ने कई खिताब अपने नाम किए हैं। लक्ष्य सेन ने जिला, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम किए हैं। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत दस्तक दी। 10 साल की उम्र में लक्ष्य सेन ने इजराइल में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले 5वें भारतीय शटलर हैं। उनसे पहले 1947 में प्रकाश नाथ, 1980 में प्रकाश पादुकोण और 2001 में कुलेला गोपीचंद चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे। इस जीत के लिए धामी सरकार ने लक्ष्य सेन को 15 लाख की प्रोत्साहन राशि से नवाजा है। साथ ही CM धामी ने लक्ष्य सेन से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर उन्हें बधाई भी दी। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड की सरकार तुम्हारे साथ है और हमने यहाँ से जो है 15 लाख रुपए का जो है प्रोत्साहन का भी हमने जो एक राशि रखी है उसके लिए व्यवस्था कर दिया है यहाँ से, है ना। और आओ तो इस बार मिलना फिर, है ना, जल्दी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। आइए फिर एक बार आइए आप, है ना, यहाँ एक बार आइए तो फिर देखते हैं, मिलते हैं। What a performance by the 20-year-old Lakshya. हम भी इस कामयाबी के लिए लक्ष्य सेन और भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई देते हैं। आज देश के साथ उत्तराखंड भी गौरवान्वित हुआ है। Well, that is quite remarkable. हल्द्वानी के गोला रेंज में वन विभाग टीम ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक टीम ने 78 मामले भी दर्ज कर लिए हैं। साथ ही 23 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला है। गोला रेंज में 3 टीमें भी गठित की गई हैं जो मुस्तैदी के साथ आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही हैं। गोला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन विभाग जो खनन करता है उसमें हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुरान होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है।
अस्पताल में मरीज इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल में ही अगर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आए तो यकीनन हैरान करने वाली बात है। जी हां, काशीपुर में एक निजी अस्पताल में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के डायरेक्टर और उसके 2 साथियों पर महिला के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिर माजरा है क्या। काशीपुर के इस निजी अस्पताल को जरा गौर से देखिए। यहाँ रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, मगर इस अस्पताल का एक कड़वा सच ये है कि यहाँ के एमडी और उसके साथियों पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अस्पताल में काम करने वाली महिला को पहले हवस का शिकार बनाया गया और फिर सालों तक उसका शोषण भी हुआ। पहले छेड़खानी हुई, फिर मेरे संग जबरदस्ती हुई। कुछ फोटोग्राफ्स थे जिसके सहारे वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते रहे हमेशा। मामला सिर्फ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग तक ही नहीं रुका, बल्कि महिला पर बच्चा पैदा करने का दबाव भी बनाया गया। पीड़ित महिला ने इस संबंध में 2 पन्नों की बकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई है, तो पुलिस भी जांच की दुहाई दे रही है। सामने ये जो प्रकरण पीड़ित आई है बेचारी, संजीवनी अस्पताल काशीपुर में है। उसके जो डायरेक्टर हैं मुकेश चावला, मनीष चावला और गुम्बड़ जी, इन 3 डॉक्टर एक्चुअली ये जो महिला बेचारी नर्स का काम करने मई 2017 में गई थी। वहाँ पर मुकेश चावला ने ऑफर दी थी कि आप जो है मेरे घर मेरी संतान नहीं है, मेरी संतान को जो है उत्पन्न कर दीजिए। तो उसका मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। जबरदस्ती इनके साथ शारीरिक शोषण किया। उसके चलते इनकी एक वीडियो क्लिपिंग बनवाई गई और उसके साथ लगातार 5 साल तक शोषण करते लगातार 3 लोग। अभी तहरीर दी गई है, चूँकि ये मामला कार्यस्थल पर यौन शोषण का भी है, तो वहाँ पर भी कमेटी बनी होगी, उस पर भी हम अप्लाई किया होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ये तहरीर आई है, इसमें हम इस जांच करेंगे और फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अस्पताल के एमडी और उसके साथियों पर लगे गंभीर आरोपों की जांच होनी जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पुलिस अफसरों को चाहिए कि मामले की तह तक जाकर निष्पक्ष जांच हो और अगर कोई दोषी है तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि सच से पर्दा उठ सके। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। मसूरी के कुल्हड़ी क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालातों में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सूचना मिली थी एक गेस्ट हाउस है पिक्चर पैलेस के पास, जनवान गेस्ट हाउस है। वहाँ एक जो है व्यक्ति अचेत अवस्था में है। जाके जब मौके पर पहुंचे तो बेड पे लेटा था, उसके नाक में से ब्लीडिंग थी और बाकी इसकी जो है पंचायत नामे की कार्रवाई अभी करके जो है मृत्यु के सही कारण जाना जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होते ही उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने वाले दलालों के गिरोह सक्रिय हो गए हैं। कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलौर पुलिस ने एक टीम गठित कर 2 लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने की सामग्री सहित गिरफ्तार किया है। चारधाम यात्रा के मद्देनज़र जो स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए थे, जिसमें सब गाड़ियों के सभी फिटनेस पॉइंट्स वगैरह एक जगह पे ही चेक करके ग्रीन कार्ड दिए जाने की सुविधा दी गई थी। उसमें नारसन भी एक पॉइंट था, जिसमें आरटीओ द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि कुछ लोग जो आपराधिक तत्व हैं वो इसका फ़ायदा उठा के फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें इंस्पेक्टर मंगलौर और इनके द्वारा लगातार वॉच किया जा रहा था। इसमें 2 लोग जिनका नाम प्रकाश माया था, उनको कल अरेस्ट किया गया है और उनसे जो भी फर्जी तरीके से जो ग्रीन कार्ड बना रहे थे उसका सारा इक्विपमेंट्स वगैरह, भले वो प्रिंटर है या उसकी जो भी मशीनें हैं वो बरामद की गई और 2 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा की जश्न की तैयारी। उत्तराखंड में भी होंगे कार्यक्रम। विपक्ष की सलाह, जश्न की बजाय जनहित के मुद्दों पर सरकार दे ध्यान। बीपीएल कार्ड धारकों के हित में मंत्री रेखा आर्य का बड़ा फैसला। पात्र लोगों को ही मिलेगा राशन, फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी सरकार, तो कांग्रेस नहीं छोड़ रही कोई मौका। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सरकार पर सियासी वार। और चारधाम यात्रा में डॉक्टरों की ड्यूटी लगने से स्थानीय मरीजों को हो रही परेशानी। लोहाघाट अस्पताल में डॉक्टरों का टोटा, बिना इलाज घर लौटने को मरीज मजबूर।